विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं से हम 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर का अपहरण में लेखक ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों का बढ़ता उपयोग, फैलते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। बच्चों, विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इससे मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो सकता है। प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। बच्चों, डॉक्टर भटनागर को किस प्रकार से अन्य ग्रहवासी अपहरण कर लेते हैं, उनका किडनैप कर लेते हैं। डॉक्टर भटनागर प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और अन्य ग्रह के लोगों ने विज्ञान में तो बहुत सफलता प्राप्त की, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत सफलता प्राप्त की है, किंतु उसके दुष्परिणामों से कैसे निपटा जाए इसकी जानकारी उनको अभी तक नहीं है। चिकित्सा शास्त्र में, मतलब मेडिकल साइंस में वे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। विविध प्रकार के मशीनी उपयोग ने उनके शरीर की क्षमता एकदम कम कर दी है और इसके चलते उनके शरीर में आलस्य बढ़ चुका है और उनके अंग सड़ने लगे हैं। इसके लिए उन ग्रह के लोगों को पृथ्वी के डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तब वो डॉक्टर भटनागर का चुपके चुपके से किडनैपिंग कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। चलिए, इस पाठ के माध्यम से आज हम ये समझेंगे कि आजकल जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है, मशीनों का बढ़ता उपयोग है, उसके क्या क्या कुप्रभाव हमें देखने को आगे भविष्य में मिल सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ ये था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बजी। कितने बजे बजी? 2 बजे। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष मतलब खुशी खुशी चले जाते। रात को कोई कितने बजे भी उनको उठाने आए, उनको इस बात का कभी बुरा नहीं लगता कि रात को भी मरीज उनको तकलीफ देते हैं। वो बल्कि खुशी खुशी चले जाते और ये अपना परम कर्तव्य समझते मरीजों की सेवा करना। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे, गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता ये था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। मतलब समय पर हॉस्पिटल भी वो जाते थे, चाहे रात की पूरी रात भर वो मरीजों की सेवा में कहीं बाहर चले गए हों, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी ही हॉस्पिटल वह टाइम पर पहुंच जाते थे। तो मरीजों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। यहाँ डॉक्टर भटनागर के चरित्र की विशेषता बताई गई है। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्टर घर पे टाइम पर नहीं आए हैं तो पत्नी को टेंशन होगी ही। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर ये भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह ये मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। डॉक्टर भटनागर की पत्नी चिंतित क्यों हुई? क्योंकि डॉक्टर भटनागर देर रात को जब भी जाते थे तो वो समय रहते वापस लौट आते थे या सुबह सुबह लौट आते थे। लेकिन उस दिन न तो वो हॉस्पिटल ही पहुंचे और न ही घर पर लौटे और कुछ मित्रों से, संबंधियों से
फोन पर बात करके उनके बारे में पूछा तो भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी वह ये मान बैठी कि शायद दूसरे गांव में गए होंगे, इस कारण वह आज अटक गए होंगे, नहीं आए होंगे। लेकिन जब दूसरे दिन भी शाम तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण था। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। बिजली की तरह मतलब अचानक से कि डॉक्टर भटनागर गायब हो गए, और पुलिस को भी बड़ी हैरानी हुई कि इस तरह से कैसे कोई डॉक्टर गायब हो सकता है। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। मतलब वह अपनी खुद की कार में हमेशा जाते थे, लेकिन इस बार कोई गाड़ी उनको लेने आई थी, और वह गाड़ी बड़ी अजीब थी, बड़े पहिए थे उसके, और जो कि सुबह फुटपाथ पर उन पहियों के निशान दिखाई दिए। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से ये सूचना जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। पुलिस ने चारों तरफ ये खबर फैला दी कि अगर किसी प्रकार के एक्सीडेंट की कहीं भी किसी को भी जानकारी मिले तो तुरंत सूचित किया जाए, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई दुश्मन भी नहीं था कि कोई उनको मार दे, तो हो न हो उनका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा। इसके लिए किसी को भी सूचना मिले तो उनको जानकारी दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। किसकी सूचना नहीं मिली? डॉक्टर भटनागर की। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए ये शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, दो ही कारण, मतलब दो ही रीजन पुलिस दे रही थी कि या तो गुंडों ने छिपा लिया होगा, या फिर या तो गुंडों ने छिपा लिया हो ताकि उसकी पत्नी से मोटी रकम की मांग कर सके, या फिर कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो, क्योंकि डाकू लोग सीधे सीधे डॉक्टर से मिल भी नहीं पाएंगे, तो उनका किडनैपिंग करके ही अपना इलाज करा सकते हैं। तो इस तरह पुलिस ने दो सूत्र बताए, दो कारण बताए कि ये कारण हो सकते हैं भटनागर का, डॉक्टर भटनागर के किडनैपिंग के पीछे। कौन कौन से? एक ये कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो ताकि उनकी पत्नी से मोटी रकम वसूल कर सके, और दूसरा ये कि कोई डाकू दल अपने डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनकी इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया कि लोगों में किसी प्रकार का भय न फैले, लोग परेशान न हो और गलत सूचना उनके पास न पहुंचे। इसके लिए डॉक्टर भटनागर के बारे में चर्चा एक ही बार पेपर में छपी, अखबार में छपी, उसके बाद उस खबर को हमेशा के लिए दबा दिया, फिर बार बार पेपर में वो खबर नहीं छपी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मतलब हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे।
तो सभी लोग हैरान क्यों रह गए, हतप्रभ क्यों रह गए। हतप्रभ का आपको समानार्थी शब्द पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर भटनागर की आवाज थी। डॉक्टर भटनागर तो नहीं आए थे, लेकिन वही गाड़ी के निशान वहां बाहर मिले और वहां उससे कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन एक सीडी मिली और सीडी जब सुनी तो उसमें डॉक्टर भटनागर की आवाज थी। तो डॉक्टर भटनागर क्या संदेश भेजे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा ये भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो डॉक्टर भटनागर को दूसरे ग्रह में जाकर क्या महसूस हुआ। उनको पहले ये भ्रम था कि हम पृथ्वी वाले लोगों के जैसे दुनिया में दूसरे कोई हो ही नहीं सकते, लेकिन उनका भ्रम तब जाता रहा जब उन्होंने दूसरे ग्रह पर जाकर ये देखा कि वे लोग हमसे कई गुना ज्यादा उन्नतिशील हैं। और उनको इस बात का दुख तो था कि वे अपने परिवार, मित्रों और अपने देश और अपनी धरती से अलग थे, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि उनका जो भ्रम था वो उनका हमेशा के लिए जाता रहा और उन लोगों से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। जाहिर सी बात है, डॉक्टर भटनागर बहुत ही अच्छे इंसान थे और अच्छे डॉक्टर थे, इसके लिए उनका अमेरिका में सम्मान हुआ था। और इस बात की खबर दूसरे ग्रह के लोगों को लग गई। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे और वे लोग तभी से डॉक्टर भटनागर की किडनैपिंग की योजना बना रहे थे, प्लान बना रहे थे। उस रात को जब बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। जैसे स्टार्टिंग में जैसे हमने पढ़ा था कि डॉक्टर भटनागर के घर की कॉलबेल बजी रात को 2 बजे और वो अपना गाउन पहनकर अपने दवाइयों का बैग लेकर जैसे ही बाहर आए तो एक आदमी ने उनको इशारा किया गाड़ी में चलने के लिए। तो वो सहज ही आगे बढ़े बैठने के लिए, लेकिन उस विचित्र यान को, मतलब उस अनोखी गाड़ी को देखकर चौंक पड़े कि ये अलग सी गाड़ी है, ये मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इससे पहले कि मैं विरोध करता, मतलब डॉक्टर भटनागर उनका विरोध करते, उनके खिलाफ कुछ बोलते, कोशिश करते, उससे पहले ही 3 लोगों की मजबूत बाहों ने उन्हें जकड़कर उस गाड़ी के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। तो विचित्र कैसे था, एक तो उसके बड़े बड़े पहिए थे और मतलब जैसे हमारी गाड़ियां होती हैं वैसी वो गाड़ी नहीं थी। और जैसे ही डॉक्टर भटनागर ने देखा कि ये अलग सी गाड़ी है, उनका विरोध किया, उससे पहले 3 लोगों ने पकड़ा और गाड़ी में डाल दिया और वो ऊपर मतलब आसमान में उड़ गई गाड़ी सूं सूं की आवाज करते हुए। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं, मतलब वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रह सके, जाते ही कुछ गलत ना हो जाए। आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष से कोई भी आदमी जब नीचे आता है, कोई भी व्यक्ति नीचे आता है तो उसको थोड़ा अलग वातावरण में रखा जाता है, जब तक वह नॉर्मल ना हो जाए उनको बाहर नहीं निकाला जाता।
वैसे ही उनको वहाँ दूसरे ग्रह में जाते ही विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि वहाँ के क्लाइमेट में सेट हो सके। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई, क्योंकि ये लोग आने नहीं देंगे। आगे डॉक्टर भटनागर बताएंगे कि वो लोग क्यों वहाँ लेकर गए और वापस क्यों नहीं आने देना चाहते। सिर्फ अनुमति दी गई कि अपना संदेश रिकॉर्ड करके अपने घर वालों तक भेज सकते हो, यहाँ से आप जा नहीं सकते। तो वही डॉक्टर भटनागर ने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से इन लोगों ने मेरा अपहरण किया और मैंने क्या क्या महसूस किया और वह कैसी गाड़ी थी, किस तरह मैं यहाँ पहुँचा और ये लोग किस तरह के हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं। डॉक्टर भटनागर वहाँ की विशेषताएं बता रहे हैं कि वहाँ मार्केट भी है, कारखाने भी हैं, वहाँ घर भी हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न, मतलब हमसे अलग है सब। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो हमारा जो पृथ्वी सौरमंडल है ये एकदम नज़दीक है इनके, इसके लिए आसानी से मेरी किडनैपिंग इन लोगों ने कर ली। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है, मतलब टेक्नोलॉजी में ये लोग बहुत आगे तक जा चुके हैं। यहाँ आदमियों के बदले मशीनें काम करती हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। तो इन लोगों की तकलीफ क्या है कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन अपना शरीर की देखभाल नहीं कर पाए। इनके शरीर का महत्व धीरे धीरे कम होता गया, आदमी का महत्व कम होता गया। इसके लिए शरीर को एक सड़न जैसा रोग लग गया और धीरे धीरे आदमी उस सड़न रोग से मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा मतलब जो काम नहीं कर सकते, किसी काम में समर्थ नहीं हो, ऐसे इंसान इनको बना दिया है, क्योंकि सारे काम मशीनों से ही होते हैं। इसके लिए ये लोग आलसी हो गए हैं और आलसी होने के कारण बैठे बैठे इनका शरीर एकदम मजबूत हो गया है। इनकी चमड़ी सख्त हो गई है और उस चमड़ी को धीरे धीरे सड़न रोग लग गया है जो पूरे शरीर को खराब कर देती है और बाद में आदमी मर जाता है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची, तरकीब मतलब उपाय, कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ। बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण किस कारण से हुआ। एक बार हम दोहरा लेते हैं कि डॉक्टर भटनागर का सम्मान अमेरिका में हुआ था। इस बात की खबर उनको लग चुकी थी और उनको डॉक्टर भटनागर की किडनैपिंग करनी थी, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके थे, मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे थे। आदमियों का सारा काम मशीनें ही करती थी। इस वजह से इनका शरीर खराब हो चुका था और इनके पास चिकित्सा शास्त्र नहीं थी, मतलब वो चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में बहुत पिछड़े हुए थे। टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे, लेकिन मेडिकल साइंस में बहुत पिछड़े हुए थे। इस कारण से वे अपना इलाज नहीं कर पा रहे थे और तब उन्होंने सोचा कि क्यों न डॉक्टर भटनागर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनको यहाँ लाया जाए और हमारा इलाज करवाया जाए।
आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। अब डॉक्टर भटनागर अपने पृथ्वीवासियों को ये संकेत दे रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि इन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नति की और आज वो उसका परिणाम भुगत रहे हैं, कुप्रभाव भुगत रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, तो कहीं आगे जाकर हमारे साथ भी वो हाल ना हो जो इन ग्रह के लोगों के साथ हुआ है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इस सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं। अब स्थिति यह है कि अगर कोई तुरंत उपाय नहीं किया गया तो यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार मतलब राक्षसी मशीनें जो इंसान को दिन प्रतिदिन खाती रहेंगी। तो ये हाल हमारी पृथ्वी का भी वो दिन दूर नहीं, अगर हम नहीं संभले तो हमारी हालत भी इन ग्रह के लोगों के जैसी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। मतलब ये लोग टेक्नोलॉजी में इतने आगे थे, साइंस में इतने आगे थे, तो मेडिकल में इतने पीछे क्यों? अपना डॉक्टर खुद क्यों नहीं चुन सकते, क्यों नहीं डॉक्टरी कर पाए? इसका कारण ये रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है, उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है, इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ये चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों, आपने सुना ही होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी। मतलब जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगे, आवश्यकता नहीं पड़े, तब तक इंसान उसका आविष्कार नहीं करेगा। तो ये लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे कभी। इनकी चमड़ी इतनी मजबूत होती थी कि उस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गर्मी, सर्दी, कोई भी मौसम हो, इन पर किसी भी प्रकार का जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसके लिए ये लोग बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग धीरे धीरे इनका अंग सड़ने लगा, और जब ये बात उनको समझ में आई तब तक डॉक्टर उनके पास कोई नहीं था। इस कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई। तो यहाँ डॉक्टर बता रहे हैं कि इन्होंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और उसकी शरीर की बनावट का भी, और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भी वो सब चीज़ें मैं सिखा दूँ। लेकिन ये लोग चुपके चुपके पृथ्वी से और डॉक्टर और वैज्ञानिकों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज खुद कर लें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि ये बात गुप्त रखी जा रही है, मतलब मुझसे छुपा के रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का किडनैपिंग करके यहाँ उनको लाया जाए। जो भी हो, अगर सही सलामत पृथ्वी पर आना चाहूँ तो भी उनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। मतलब ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक मैं वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकता, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल ये कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। बहुत ही रुचिकर कथा थी, ये कहानी थी, एक वैज्ञानिक कहानी थी, और देखा जाए तो एक काल्पनिक कहानी थी। लेखक डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे ने इस कथा के माध्यम से यही प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि आधुनिकता की दौड़ में हम इतने आलसी न हो जाएं कि धीरे धीरे हमारे शारीरिक अंग बेकार हो जाएं
औद्योगिकरण से हमारा वातावरण बहुत दूषित हो रहा है बच्चों, और जिसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ रहा है। इन कुप्रभावों के परिणाम से बचने के लिए हमें जागरूक करने का डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने प्रयास किया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।